प्यारे भैया बहन, आज का दिन आपका मंगलमय हो। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में आज आप कंसेप्ट प्राप्त करेंगे और आज ही नहीं, अब आज के बाद जो भी वीडियो हम भेजेंगे वह सब राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ होगा। जब तक इसके सारे कंसेप्ट आपको मिल नहीं जाते हैं, आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देखिएगा। देखिए, आज का नया चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन, जो 1885 से 1918 तक के इतिहास को हम पहले बताएंगे आपको कि 1885 से 1918 तक कौन कौन सी घटनाएं हमारे भारत में हुई। सबसे पहले हम आपको बताएंगे राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के प्रति भक्ति ही राष्ट्रवाद है। देखिए, राष्ट्रीय भावना के भाव जब लोगों में जागृत होने लगता है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यह राष्ट्रीय भावना एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में जो विदेशी शासन के विरुद्ध में संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया। इसी का परिणाम हुआ कि नए राष्ट्रों का जन्म हुआ है। राष्ट्रवाद का विकास का कारण, देखिए, राष्ट्रवाद के विकास के अनेक कारण रहे हैं, जिसमें राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी कारण राष्ट्रवाद के विकास के कारण उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद के विकास के कारण की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जो राष्ट्रवाद के विकास के लिए हैं। सबसे पहला, भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण। दूसरा, भारत का आर्थिक शोषण। तीसरा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चौथा, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। पांचवा, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं राष्ट्रीय साहित्य की भूमिका। और अगला, लॉर्ड लीटन की दमनात्मक नीतियां। और अंतिम, इल्बर्ट बिल विवाद। इतने कारण जो है राष्ट्रवाद के विकास के रहे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण के विषय में। यह प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण जो है संपूर्ण भारतवर्ष जो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाने के कारण, यह वह संपूर्ण भारतवर्ष जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, वहाँ के लोगों को राजनीतिक एकता की एक नई अनुभूति प्राप्त हुई। समान कानून, अखिल भारतीय प्रशासनिक तंत्र से संपूर्ण देश को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधने का काम किया। यातायात और संचार के आधुनिक साधन, इन साधनों ने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने, एक दूसरे से मिलने जुलने में सक्षम बनाया। एक दूसरे से अपने कष्ट, दुख, दर्द के विषय में बातचीत कर सकते थे। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले जो पढ़े लिखे भारतीय थे, एक दूसरे को जान सकते थे, राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत कर सकते थे। दूसरा, भारत का आर्थिक शोषण। देखिए, भारतीय कृषक हमेशा निर्धन रहे। उनकी ऋण जो थी, उनकी ऋणग्रस्तता जो थी हमेशा बढ़ती रही। जो पढ़े लिखे युवक थे, वो सरकार के प्रति उनका असंतोष का भाव बढ़ता रहा। भारत की संपत्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न तरीकों से ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड भेजते रही। इसके विरोध में भारतवासी बहुत आक्रोशित हुए। भारतवासियों को बहुत क्रोध पैदा हुआ कि हमारे धन दौलत को इंग्लैंड भेजा जा रहा है। तीसरा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में अनेक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जैसे संतों ने समाज में बहादुर और साहसी बनने के लिए लोगों को कहा। विदेशी शासन के विरोध में राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत किया। सुधार आंदोलन की जो भूमिका थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव,
देखिए, शिक्षित भारतीयों ने लॉक, स्पेंसर, मिल और वॉल्टेयर जैसे लेखकों की कृतियों को पढ़ा और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, इटली की एकीकरण जैसी घटनाओं से प्रेरणा ली। अनेक युवक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में रहने के कारण उन्होंने वहाँ के लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्य प्रणाली को जाना और भारत लौटकर वे अपनी मातृभूमि की मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया कि नहीं, हम अपनी भारत भूमि की मुक्ति चाहते हैं, अपने भारत भूमि की स्वतंत्रता चाहते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाओं और राष्ट्रीय साहित्यों की भूमिका। देखिए, मुद्रालय जो छापखाना है जिसमें समाचार पत्रों का मुद्रण किया जाता है, यह मुद्रणालय ने देश में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का काम किया है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा में अपने लेखन के माध्यम से संदेश प्रसारित किया। बाल गंगाधर तिलक की एक केसरी पत्रिका निकलती थी, मराठा में उनकी पत्रिकाएं निकलती थी जो देश में आज़ादी का संदेश प्रसारित करने में बहुत भूमिका अदा की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की दुर्दशा नामक एक नाटक लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ उपन्यास जैसी किताब जो थी बहुत ही अद्भुत रचना थी। यह भी भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावना लाने का काम किया। आज हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी आनंद मठ से लिया गया है और इसी आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। लोग जो थे इस गीत को गाते थे और गीत गा करके इससे बहुत सारी प्रेरणाएं लेते थे। लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 के बीच भारत का वायसराय बना रहा, भारत का वायसराय रहा। 1877 में सिविल सेवा की परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि इसमें कोई भी भारतीय शरीक नहीं हो सके, कोई भी भारतीय इसमें परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, इसीलिए उम्र सीमा को घटाया गया और जिसके कारण कम संख्या में भारतीय इस परीक्षा में शामिल हो सकते थे। राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया। सरकार जो थी 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, आर्म्स एक्ट लाया। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, आर्म एक्ट क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब होता है देसी। देसी जो समाचार पत्र पत्रिकाएं निकलती थी उस पर प्रतिबंध लगाना, उस पर रोक लगाना ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। आर्म्स एक्ट क्या है? हथियार रखना, हथियार रखना एक प्रतिबंध हो गया, यानी हथियार रखने संबंधी जो प्रतिबंध लगाए गए उसको जो है कहा गया आर्म्स एक्ट। तो देखिए, ये लॉर्ड लिटन की गवर्नमेंट समस्त विरोध समाप्त करने का इस एक्ट के माध्यम से प्रयास किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करने वाले बहुत सारे संपादक को जेल डाल दिया गया। दमनात्मक उपाय ने भारत में सरकार के विरोध में क्रोध और आक्रोश की भावनाओं को उत्पन्न किया। इसके बाद एल्बर्ट बिल विवाद पैदा हुआ। एल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा है। सर एल्बर्ट वायसराय के कार्यकारिणी का परिषद का कानून मंत्री था, कानून सदस्य था। 1883 ईस्वी में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। उस विधेयक का उद्देश्य क्या था?
अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों की शक्ति में समानता लाना, फौजदारी अपराधों में यूरोपियों के मुकदमे के संबंध में ऐसा करने का प्रावधान लाया गया था। यूरोपियों ने इस बिल का विरोध किया और इस संबंध में एक समझौता हुआ। जब यूरोपियों ने इस बिल का विरोध किया तो अंत में इस संबंध में एक समझौता हुआ। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया, लेकिन एक शर्त रखी गई। यूरोपियों को ज्यूरी द्वारा, जिसके आधे सदस्य यूरोपीय होंगे, सुनवाई करने का अधिकार होगा, ऐसा प्रावधान लाया गया। एल्बर्ट बिल के विरुद्ध संघर्ष ने यह दिखा दिया कि अंग्रेज स्वयं को भारतीयों से श्रेष्ठ समझते हैं। अब है आपको राजनीतिक संगठन का गठन। इसके बाद राजनीतिक संगठनों का गठन शुरू हुआ। देखिए 1886 से 1885 के बीच अनेक राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनरागामी संगठन माना जाता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पैदा होने वाले, जन्म लेने वाले राजनीतिक संगठन माना जाता है। दादा भाई नौरोजी का आप लोग नाम सुने होइएगा। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारत के गैर सरकारी राजदूत रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1886, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना भी जाता है। ऐसे रहे हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जो 1885 से पहले यह संगठन स्थापित हो चुका था। 1870 में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे पुनः सार्वजनिक सभा का गठन किया और यह अकाल के वर्ष में इस सभा ने महाराष्ट्र के किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया है। 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो ऊपर के जितनी भी संस्थाएं थी सब स्थानीय प्रकृति पर बनी थी। जितनी संस्थाओं का नाम लिए सभी संस्थाएं स्थानीय प्रकृति, नेचर पर थी। एक अखिल भारतीय स्तर के संगठन की इच्छा लोगों के मन में जागृत हुई। ये अखिल भारतीय स्तर का एक संगठन बनना चाहिए। इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कोलकाता में 1883 में बुलाया। उसने देश के सभी भागों से नेताओं को आने के लिए आग्रह किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्थापित होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी। देखिए 1886 ईस्वी में दोनों को विलय करके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप उसे ध्यान से सुनेंगे। आज प्रारंभिक ज्ञान के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आज आपको इतना ही। आप इसे सुनेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें समाहित हैं। आप वीडियो को बार बार सुन करके सभी उत्तरों को लिखने का प्रयास करेंगे। अलग से उत्तर भेजने, अलग से प्रश्न उत्तर हल करने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसीलिए ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को बार बार सुनिएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।